नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए यानी महायुति को प्रचंड बहुमत मिला है। महायुति को 3/4 यानी पूर्ण बहुमत मिल गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को लगातार तीसरी बार जीत मिली है। बीजेपी साल 2014 और 2019 के पिछले दो चुनावों में जिस तरह के धमाकेदार प्रदर्शन से सत्ता में आई थी, कुछ वैसा ही परफॉर्मेंस इस बार भी दोहराया गया है। वहीं इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। सबसे खास बात यह है कि इस चुनाव ने जनता में असली शिवसेना और एनसीपी का फैसला कर दिया, यह भी समझा जा रहा है। जनता ने फैसला सुना दिया है कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना असली शिवसेना है, जबकि अजित पवार की एनसीपी असली एनसीपी है। चुनाव में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। वहीं कांग्रेस भी फिसड्डी साबित हुई। माना जा रहा है कि महायुति सरकार की लाडली बहना योजना, लाडकी जहां वो कहा जाता है, बहना योजना ने उसकी जीत में अहम भूमिका निभाई है। सत्ताधारी महायुति ने अपने पूरे प्रचार के दौरान लाडकी बहना योजना को चुनावी मुद्दा बनाकर इसका प्रचार किया। महायुति ने लाडली बहना, इसे पॉपुलरली हम कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तब के मुख्यमंत्री ने यह योजना लाई थी और ये काफी लोकप्रिय भी रही थी। फिर इसकी रेप्लिका को हम अन्य जगहों भी देखते आए हैं। महाराष्ट्र में भी लाडकी बहन योजना यह चलाई गई, जिसके तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने का वादा किया गया था। हालांकि महाविकास अघाड़ी ने भी महिलाओं को हर माह 3000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन जनता ने महायुति के वादे पर ज्यादा भरोसा किया। उधर महाराष्ट्र के चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आखिर किसका बनेगा। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। सीटों के मामले में बीजेपी के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना दूसरी नंबर पर और अजित पवार की एनसीपी तीसरे नंबर पर है। एकनाथ शिंदे इस वक्त कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। नतीजों के बाद शिंदे ने साफ कर दिया है कि यह पहले से तय नहीं हुआ था कि किसकी ज्यादा सीट सीएम उसका बनेगा। ऐसे में अप्रत्यक्ष रूप से शिंदे ने सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर विचार कर रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महायुति से मुख्यमंत्री की रेस में आखिर कौन आगे निकलता है और जीतता है। तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों के चुनावी नतीजे आज आ चुके हैं। एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री के तौर पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। महायुति वहां के गठबंधन का नाम है। झारखंड की बात करें तो वहां पर ठीक इसके उलट हुआ है, इंडिया गठबंधन की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। लेकिन बात हम अभी महाराष्ट्र की करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़े हैं, तो वहीं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से बतौर प्रवक्ता संजय द्विवेदी साहब भी जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन साहब भी जुड़े हैं, रेसिडेंट एडिटर हैं एपीएन के, और बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ डॉक्टर विपुल सुनील भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का लोकतंत्र में स्वागत है। सबसे पहले वत्स साहब, शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। बधाई के आप पात्र हैं, आपको बधाई दे देते हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री रही महाराष्ट्र में और आप तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। हालांकि हम यह समझ रहे थे कि फाइट काफी इंटरेस्टिंग होगी, रोचक होगी, कांटे की लड़ाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसके बारे में मुखर होकर तो आप भी कुछ नहीं कह रहे थे वत्स साहब कि इस तरह की विक्ट्री होगी। क्या इस अंडर करंट का आपको भी एहसास नहीं था वत्स साहब? कुणाल जी, बधाई के लिए धन्यवाद। आप पात्र हैं ना सर उसके? हाँ, जो भी बीजेपी का कार्यकर्ता है वो सब इसका पात्र है, और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ तो मैं भी पात्र हूँ। देखिए, सही अगर पूछिए तो इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा इसकी अपेक्षा नहीं थी। हाँ, लेकिन
जिस तरीके से कांग्रेस ने वहां पर चुनाव लड़ा, कांग्रेस सही माने में वहां पर सही नैरेटिव से चुनाव नहीं लड़ रही थी। वो शिवसेना और एनसीपी के भरोसे थी और लोकसभा के चुनाव में जो इन लोगों को बढ़त मिली थी उससे कुछ ओवर कॉन्फिडेंट थी कि विधानसभा में तो हम सरकार बना ही रहे हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस इनको हरियाणा में लेट हुआ। यही ओवर कॉन्फिडेंस ने इनकी यहाँ पर मिट्टी पलीत कर दी। इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो महाविकास अघाड़ी हैज बीन राउटेड। और आपने सही कहा कि जो दो दल लड़ रहे थे दो फाक होके, उसने ये सिद्ध कर दिया वहां की जनता ने कि बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज फैक्टर शरद यादव इज नॉट द रियल एनसीपी। वत्स साहब, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस की बात की है तो एक बात मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप कॉन्फिडेंट थे ऐसे नतीजों के लिए? ऐसे नतीजों के लिए हम कॉन्फिडेंट नहीं। ओके। लेकिन हमारी सरकार बनेगी इसके लिए हम आशावान थे। ठीक है, क्योंकि हमने धरातल पर उतर के काम किया था। हाँ, वो वर्क के ऊपर आएंगे, आखिर आपकी कौन सी ऐसी तुर्क का इक्का था जो चल गया। लेकिन हमारे साथ वैसे द्विवेदी साहब भी जुड़े ही हुए हैं। द्विवेदी साहब, क्या से क्या हो गया देखते देखते, कहाँ यह समझा जा रहा था और आप भी यह कह रहे थे कि भाई इस बार देखिएगा बाजी पलट जाएगी। लोकसभा चुनाव का एडवांटेज आप ले नहीं पाए, हरियाणा में भी आप एडवांटेज में थे, एग्जिट पोल्स भी सब आपके तरफ थे, वहां भी ठीक उल्टा हुआ। महाराष्ट्र में भी ऐसी कोई कल्पना किसी ने की नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हो गया इतने चंद महीनों के दरमियान कि लोकप्रियता जो चरम पर थी लोकसभा चुनावों में, उसका फलाफल कुछ हमें विधानसभा चुनावों में दिखा नहीं? ऐसा क्या हुआ द्विवेदी साहब? देखिए, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव महाविकास अघाड़ी पहली बार लड़ी। हाँ। विधानसभा चुनाव हम हमेशा बीजेपी साथ लड़े हैं और विधानसभा चुनाव इस बार जो हमने लड़ा महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ा, एनसीपी कांग्रेस के साथ लड़ा। उनका हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां रही हो या कुछ ऐसी बात हुई जो हम नैरेटिव सेट नहीं कर पाए, जैसा अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये नैरेटिव सेट करने में इनको महारत हासिल है और उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया। लेकिन सबसे पहले तो नैरेटिव सेट किया उन्होंने, नोट के बदले वोट वो इन्होंने सेट किया। अपना 3 जगह पकड़े भी गए। चुनाव आयोग शांत बैठा है, वहाँ की पुलिस शांत बैठी है, हल्का फुल्का मुकदमा लगा के खाना पूरी कर दी गई। होटल में पैसा मिला और जिस होटल में हमारे राष्ट्रीय महासचिव उनके गए थे उस होटल में उस प्रत्याशी के नाम होटल बुक था, वहां पैसे मिले। ठीक है, एक इनके प्रत्याशी के गाड़ी से पैसे मिले। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसके बदले में सुप्रिया सुले के ऊपर 150 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिया रात 11 बजे। रात 11 बजे आरोप लगाते ही पूरी टोटल चैनल वाले जो है वो इसी पे डिबेट करने लगते हैं, इसी पे डिबेट करते हैं कि सुप्रिया सुले शरद पवार जी भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनकी बेटी लिप्त है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। शाम आते थे क्या हुआ कि कुछ चैनलों ने जब उसकी जो वीडियो दिया गया था, वॉइस डाटा दिया गया था, वॉइस जिसमें सुप्रिया सुले की आवाज थी, जब उसको चेक किया हम लोगों ने 3-4 जगह से तो वो फर्जी पाई गई। इसके बाद आप हुआ तो फर्जी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय प्रवक्ता इनके लगाते हैं आरोप और उसके बाद शाम तक आते आते वो फर्जी निकल जाता है कहते, तो इसका क्या मतलब है? ये नैरेटिव नहीं क्या? नोट के बदले वोट आप खरीद रहे हो, क्या पता हमने 3 जगह पकड़ा और क्या पता पिछले 100 दिनों से या 20 दिनों से बराबर नोट बांटे जा रहे हो, हम तो नहीं पकड़ पा रहे थे। लेकिन हमको ध्यान रखना चाहिए, गलती हमारी है, हम उनको कौन दोष दें? भाई अगर नोट के बदले वोट खरीद रहे हैं तो ये गलती हमारी हुई, इसमें गलती हमारी हुई, इसलिए मैं इनको दोष नहीं देता हूँ। तो कुछ गलतियां ऐसी हमसे हुई, जैसे उलेमा वाला मैटर था। उलेमा वाले मैटर में डायरेक्ट उन्होंने कहा है आपके कांग्रेस के नाना पटोले जी ने कि हमसे कोई लेटर नहीं लिया, ना कोई लेटर मैंने लिखा। शरद पवार जी के यहाँ कहा गया, उन्होंने डिबेट में भी कहा, मैंने भी डिबेट में कहा, लेकिन किसी भी चैनल ने इसको सुने ही नहीं। और बराबर इस चीज को इसका पूरा नैरेटिव सेट होता रहा, बराबर कम से 15-12 दिन तक ये नैरेटिव सेट होता रहा। और ऐसे कुछ नैरेटिव है जिसकी मैं चर्चा कर सकता हूँ। ठीक है। तो जिस तरह जो नैरेटिव बनाए गए
मैं तो कहता हूँ अगर सुप्रिया सुले के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उनकी आवाज फटी निकली, तो किसी भारतीय जनता पार्टी नेता नहीं, द्विवेदी साहब मैं समझ गया। इसका मतलब फिर आप दो दुविधा में फंसे हैं आपके अनुसार। एक तो आप नैरेटिव फॉर्मेशन में थोड़े कमतर रह जाते हैं एनडीए गठबंधन की तरफ से, ठीक है, हाँ, वो एक बात हो गई। और दूसरा, कहीं ना कहीं आप इशारा कर रहे हैं कि आप अनफेयर प्ले के में भी आप एक शिकार हो गए हैं, ज्यादा ताकत उनके पास रही। अब जिस भी रास्ते से आप उसे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। विपुल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। विपुल साहब, ऐसी जो रिजल्ट सामने आई है इसकी कल्पना तो सच मानिए ना सत्ताधारी पार्टी ने की होगी, ना विपक्ष ने की होगी, और ना हम तमाम विश्लेषक बैठे हैं वो भी शायद आप इत्तेफाक रखेंगे नहीं की थी। ये एक अजीब सा लैंडस्लाइड विक्ट्री है, एक तरफा ये हो गया। ऐसा लग रहा है कि मानो ये तो सब बिल्कुल स्पष्ट था, फिर हम इसे क्यों नहीं पकड़ पाए और ऐसे क्या प्रमुख कारण रहे हैं? और ये जो द्विवेदी साहब इशारा कर रहे हैं नैरेटिव फॉर्मेशन में, क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी क्लियर एज लेती है? नहीं, वो तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बिल्ड करने में तो एज लेती है और वो हर जगह ले रही है। लेकिन इस चुनाव के परिणाम को अगर ठीक से इसकी व्याख्या की जाए तो हमें ठहर करके देखना होगा। जो बात आप कुणाल जी कह रहे हैं कि हम सब भी इसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। हम लोग तमाम दिन भर राजनीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और इसकी व्याख्या करते रहते हैं। तमाम चीज़ों को, आंकड़ों को देख करके, महाराष्ट्र के लोगों के हाव भाव को देख करके हम जो रीड कर रहे थे, उसमें ये कतई नहीं था कि इस तरह की विक्ट्री होगी। लेकिन दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि शिवसेना और एनसीपी का जो भगदड़ था, किसे हम सही माने और किसे गलत माने, कौन शिवसेना ओरिजिनल शिवसेना है और कौन एनसीपी ओरिजिनल एनसीपी है, जिसे आप कह रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में कि जनता ने तय कर लिया। निश्चित तौर पर हम इसे इस तरह से देख सकते हैं कि शिंदे के साथ शिवसेना गई, वो शिवसेना जिसे बाबा साहब ने जिन नैरेटिव के आधार पर बनाया था। उद्धव ठाकरे निश्चित तौर पर बिल्कुल प्रतिकूल विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे थे। वो लोकसभा चुनाव में विजय उनको हासिल होती है, उन लोगों की सीटें बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ सवाल था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का। और मुख्यमंत्री बनने के लिए आप देखिए कि इनके गठबंधन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं थी। लगातार तरह तरह के स्टेटमेंट बाहर आ रहे थे। निश्चित तौर पर वहां भी है, शिंदे इशारों में कुछ कह रहे होते हैं, अजीत पवार का पोस्टर लगा दिया जाता है कि अगला मराठी में कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वहां एक व्यक्ति है और एक पार्टी का एक मुखिया है जिसके डर से आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके पास बहुत स्पेस नहीं बनता है इन चीजों के लिए कि आप बयानबाजी करने लगे, हवाबाजी करने लगे कि नहीं मैं भी मुख्यमंत्री बनूंगा। इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। और निश्चित तौर पर जब जनता, आप देखिए कि वोटिंग का प्रतिशत हम उस दिन 2 बजे तक देख रहे थे कि कितना कम था। जनता कंफ्यूज थी इस चुनाव में। मैं इस बात को सीधे तौर पे कह रहा हूं, जनता भारतीय जनता पार्टी को लेकर कतई कंफ्यूज नहीं थी। मैं 3-4 दिनों से पिछले कह रहा हूं और पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटों पर लड़ने के में मिलेगा उसमें उसका परसेंटेज बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहेगा। और हुआ है 84% के स्ट्राइक रेट से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव जीत रही। 84% किसी चुनाव में, लोकतांत्रिक चुनाव में किसी पार्टी को 84% वोट मतलब स्ट्राइक रेट से जीत मिलना, और वो पार्टी खासतौर पे जो पिछले 10 सालों से सत्ता में है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप कैसे नहीं इसको रीड करेंगे कि नैरेटिव सेट किया भारतीय जनता पार्टी ने और उस पर जीत गई। एक छोटी सी घटना बताता हूं आपको। चुनाव से ठीक पहले मदरसों के शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाई जाती है। मदरसों के शिक्षकों की तनख्वाह बढ़ाई जाती है। जिनके वोट बैंक पर ये महाअघाड़ी आगे बढ़ रहा है, जिनको लेकर के चाहता है कि सत्ता में आएंगे, उन पर भी प्रश्न उठा लेते हैं। मदरसों के शिक्षकों के उस पर बढ़ने पर कहते हैं कि फंड नहीं है, फंड का दुरुपयोग है। आप क्लियर नहीं हो, अपने स्टैंड पर क्लियर नहीं हो। ठीक वैसा ही हाल है जैसे उद्धव ठाकरे उग्र हिंदुत्व से जाकर के वहां मुसलमान वोट की कल्पना कर रहे हैं। इस्लाम मानने वाले लोग या मतलब इस तरह की विचारधारा वाले लोग कतई उद्धव ठाकरे को वोट नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे प्रतिकूल परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे थे और ये हार उद्धव ठाकरे और शरद पवार की है, कांग्रेस से ज्यादा। मैं इसको इस रूप में देख। ठीक है, ओके। द्विवेदी साहब आएंगे आपके पास काउंटर लेने के लिए, लेकिन राजीव रंजन साहब ठीक है 10 सेकंड आप बोल लीजिए जल्दी से। मैंने कहा अभी आपने कहा हम मुसलमानों को वोट लेना चाह रहे हैं। मुसलमानों क्यों वोट लेना चाह रहे हैं? हम तो
सभी धर्मों को वोट देना चाह रहे थे। नहीं, और नहीं, साबिर शेख जो हमारे हैं 1995 में जब शिवसेना भाजपा सरकार चल रही थी, निश्चित तौर पर देखिए इस बात को कहने में तो कहीं क्या कोई मंत्री नहीं संकोच नहीं है। देखोगे? परंपरागत हमारे वोटर आपके कार्यक्रम हैं, में- वो परंपरागत सुन लीजिए वोटर भाई, आपके हैं। ठीक है। भारतीय नहीं, जनता सुन पार्टी लीजिए के सामने पहले भाई, आप सुन लीजिए। परंपरागत ठीक है। तौर पर उन वोट पर हाँ, फोकस करते हैं। ओके, हाँ। अरे सुन तो लीजिए ना, 10 एक मिनट मिनट, तक हाँ विपुल साहब, एक एक करके, हाँ बोलिए जल्दी से, 10 सेकंड द्विवेदी साहब। हमारे सेंटर में मुसलमान हैं। हाँ। आप चाहे महाराष्ट्र में गिनती कर ले जाके, साबिर शेख हमारे मंत्री बने थे और बाला ठाकरे कहते मैं कैसे सुना दूं कि हम जातिवाद में नहीं बचते हैं। ठीक है, तो वो ये कहते नहीं थी, मैं कहीं अभी सुना दूं ओके द्विवेदी साहब, अब किसे किसने वोट दिया, क्या हुआ, वो सब कुछ तो बात की बात है। नहीं ठीक है, नहीं कर रहा हूँ, समझ गए। जबरदस्ती आरोप मत लगाइए। ठीक है, समझ गए आरोप द्विवेदी नहीं साहब। है, अच्छा ठीक है, ठीक है, आएंगे आएंगे। तौर पर आइडियोलॉजी की जब बात कर रहा हूं, आत्म जिस पर मंथन आपने होगी, शुरू किया बातचीत था। होगी, नैरेटिव जो तब है वो चीजें है। निकल कर। ठीक है, ओके विपुल इसको साहब। आपको राजीव समझना रंजन चाहिए। साहब भी बहुत देर से वेटिंग में हैं। राजीव रंजन सर, आप इस पूरे रिजल्ट को अपने नजरिए से कैसे आंकते हैं? क्या आपको ऐसा रिजल्ट अपेक्षित था, या फिर इसमें कहीं एक अंडर करंट था जो हम नहीं समझ पाए, या फिर इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री जो खुद महायुति ने कल्पना नहीं की थी, और अब उसके बाद नया सिर फुटअव्वल कि अब कौन वहां का अगला मुख्यमंत्री बनेगा, उसके ऊपर भी सस्पेंस के बादल है। आपका एक एनालिसिस सर इस पूरे चुनावी घटनाक्रम पर। बता रहा हूँ। हाँ। पहले आते हैं मुख्यमंत्री, सबसे नीचे से शुरुआत ठीक करते है, हैं। ओके। मुख्यमंत्री वाली बात पे करते हैं। देखिए स्पष्ट है कि एकनाथ शिंदे ने ही कहा है कि तीनों पार्टियां मिलकर विचार करेंगी। हालांकि उनकी मंशा जरूर है कि मुख्यमंत्री वो फिर से काबिज हो, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बनकर आई है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी अपना मत जरूर रखेगी और उस पर दोनों पार्टियों की सहमति भी मिलेगी। हालांकि कुछ जरूर अलग अलग जो कैबिनेट है, कैबिनेट के विस्तार में इन दोनों का पक्ष रखा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी ही अपना पक्ष रखेगी और बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। रही बात कि क्या ये दोनों पार्टियां विरोध कर सकती हैं क्या, अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां ऐसी स्थिति में नहीं है कि विरोध करें। विरोध करके अगर विपक्ष में जाती हैं तो कहीं कोई सरकार बनते हुए तो नजर नहीं आती। अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे, ये एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों मिलकर चले जाएं विरोध में, तो भी वो कहीं तो सरकार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मिलजुल के और भी कहीं ना कहीं से वो उनको जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, लेकिन बीजेपी से टूटने वालों की संख्या बहुत ही कम है। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस से कई लोग टूट सकते हैं, शरद पवार गुट से भी टूट सकते हैं, और शिंदे के साथ सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो अगर कहीं फिर से अगर शिवसेना में यानी उद्धव ठाकरे के साथ तो मिल नहीं सकते हैं, शरद पवार के साथ जाने में उन्हें कोई फायदा दिख नहीं रहा है। नई पार्टी, एक तरह से कहा जाए कि नई पार्टी की कमान उनके हाथों आई है, लिहाजा वो अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह और बाकी चीज बचाए रखने के लिए बीजेपी के साथ ही आएंगे। कहीं ना कहीं वो जरूर इस बात के लिए कहीं कहा जाए तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अगर मुख्यमंत्री पद नहीं भी मिलता है तो भी वो रहेंगे और सत्ता में बने रहेंगे। दूसरी बात अब आते हैं कि क्या ये जीत इतनी अपेक्षित थी या नहीं। अगर सही तौर पर कहा जाए तो इतनी बड़ी जीत तो अपेक्षित नहीं थी। ये जरूर थी कि अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग इलाकों के छत्रप रहे हैं, यानी एकनाथ शिंदे या अजित पवार अलग अलग इलाकों में रहे हैं, ठीक, और अलग अलग इलाकों में अपना वर्चस्व रखते हैं, तो निश्चित तौर पर यह था कि जीत होगी, यानी सरकार बनती। लेकिन इस तरीके से, इस बड़ी तरीके से सरकार बनेगी या इस तरीके से जीत हासिल होगी, ये अपेक्षित नहीं था। कई बार यही कारण रहा है कि अजित पवार ने कई लोगों को टिकट दिया था, वहां अंतर विरोध के चलते बीजेपी के कोई भी नेता वहां प्रचार करने नहीं गया। यही शिवाजी नगर का ले लें, अणुशक्ति नगर का ले लें, यहाँ प्रचार करने कोई भी नेता नहीं गया क्योंकि अंतर विरोध था। लेकिन ये जीत, इतनी बड़ी जीत हासिल होने के बाद वो सारे अंतर विरोध जरूर मिट जाएंगे, और एक बार फिर से वो लोग सत्ता में काबिज होंगे और सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। कारण क्या रहा? अब तीसरी बात पर आते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जीत का कारण क्या रहा। कारण के अगर सतही तौर पर क्यों अगर देखा जाए तो अजित पवार ने स्पष्ट तौर कहा है कि पिंक पोस्टर हमारे लिए कामयाब रहा। पिंक पोस्टर हमने जो नारा दिया, और यानी महिलाओं को लेकर जो उन्होंने बात कही, लाडली बहन की बात कही, और लाडली बहन के जो अलग जो वजीफे दिए गए, वो उनके लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ और वो उनकी जीत का कारण भी बना।
अब बात ये भी रही कि इसके अलावा और क्या जीत के कारण हो सकते हैं। शिवसेना ने यानी शिंदे गुट ने उन लोगों को रिहेबिलिट किया, उन लोगों जो लोकसभा चुनाव में हार गए थे, यानी लोकसभा चुनाव जो अलग अलग पार्टियों से जीते थे और बाद लोकसभा चुनाव में कंटेस्ट किए थे, हालांकि जीत नहीं पाए थे, और फिर से उन्हें अपने पार्टी में लेके आ रहा है और पार्टी में लेके आने के बाद उन्हें सीट दिया, लिहाजा वो जीत गए। जैसे नारायण राणे के बेटे कनकौली से वो चुनाव जीत चुके हैं, वहीं संजय निरुपम जो कि ढिंडोसी से हैं वो चुनाव जीत चुके हैं। जी राजीव सर, तो मैं समझ गया, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स काम किया है। इस वक्त का अभाव है, क्विक क्लोजिंग कमेंट हम आप सबसे ले लेंगे। वत्स साहब से शुरुआत करते हैं। वत्स साहब, जल्दी से 10 सेकंड, क्या आप उतने ही अकोमोडेटिव हो पाएंगे इस प्रचंड बहुमत के साथ शिवसेना और एनसीपी के लिए जैसे आप पहले थे? जल्दी से। अब शायद ये नहीं हो पाएगा क्योंकि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। हाँ। और हमारे पीछे ही रैली करके वो लोग इस चुनाव की बैतरनी को पार किए हैं। सही बात है। निश्चित तौर पर हमारी प्रबल दावेदारी मुख्यमंत्री साहब, बिल्कुल ये साहब को ये अच्छी लगी आपने, बार्गेनिंग कैपेसिटी में वो है भी नहीं। बिल्कुल। द्विवेदी साहब, अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? बहुत कम सीटें आपके पास मिली हैं, अब आप सरकार को चैलेंज करने के लिए हम लोग बैठ के डिसाइड कर लेंगे कौन बने कौन नहीं बनेगा, कैसी क्या रणनीति आगे रहेगी। ठीक है, वो बैठ के डिसाइड किया जाएगा और संभवतः आत्ममंथन भी करना होगा कि हर बार जो एक जीती हुई बाजी जो हार जाते हैं उसके लिए भी क्या कारण है। ठीक है, विपुल साहब एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपके तरफ से भी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि मुख्यमंत्री का दायित्व उन्हें मिले और इसके साथ वो बहुत सम्मान करेगी शिंदे का। शिंदे ने जिस समय इनका साथ दिया और उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का काम किया, उसी के नाते भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कल भी थी और आज भी है, थोड़ा सीटों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है ना? ओके, यही रहेगा। ओके राजीव जी, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट आपके साथ भी। अब बतौर सरकार पक्ष और विपक्ष के तौर पर आप जुगलबंदी कैसे देखते हैं आने वाले समय में? देखिए, जुगलबंदी तो अगर देखा जाए तो विपक्ष को पहले सोचना पड़ेगा कि उनकी गलतियां कहाँ हैं और उन गलतियों से उन्हें ये जरूर ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के कई लोग अपने अपने जगहों पर थे और उन्हें लगता था कि कोई तारणहार आएगा और उन्हें जिता जाएगा। दूसरी बात सरकार के पक्ष की तरफ से है कि बीजेपी को और ज्यादा ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, उन सीटों पर भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिन सीटों को उन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों को दी थी। अगर वो सीट खुद अपने पास रखते तो निश्चित तौर पर उनकी एक और बड़ी जीत होती और लिहाजा वो चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते। ठीक है। लेकिन ये है, चुनाव है, जनता ने जरूर है कि अपना विश्वास बीजेपी में ही दिखाया। यानी केंद्र में और राज्य में दोनों में बीजेपी में सत्ता डबल इंजन की सरकार अब महाराष्ट्र में बिल्कुल दौड़ेगी। और बिल्कुल सही कहा आपने, जनता ने अपना विश्वास दिखाया और जनता जिसके सर पर ताज पहनाती है भाई, जीतता तो वही है, सिरमौर वही है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बातों को रखा। तमाम खास मेहमान आपका शुक्रिया। तो लोकतंत्र में बात कर रहे थे हम महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में महायुति की इस प्रचंड जीत की। और इसी जीत के साथ अब अगला सस्पेंस फैक्टर है, अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का कौन बनेगा। जल्दी इस पे ऊपर भी जो बादल हैं संशय के वो छट जाएंगे और महाराष्ट्र को अपना भावी सीएम मिल जाएगा। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।